नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव दिनों दिन नज़दीक आता जा रहा है। बमुश्किल 6 महीने और बचे हैं लोकसभा चुनाव 2024 होने में। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो सिर पर आ गए हैं और अब किसी भी दिन 5 राज्यों की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी कर सकता है। ऐसे समय में जब दो चुनाव एक साथ सिर पर आ गए हों, ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हो और शिवराज से लेकर के वसुंधरा राजे और रमन सिंह तक मुखर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हों और पार्टी के कद्दावर नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हों, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो चाहे वरुण गांधी हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में तमाम नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, नाक में दम कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो आसन्न संकट हैं, उसके निर्माता, उस संकट को आमंत्रण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही हैं। पहला संकट उनका शुरू होता है नीतीश कुमार से। 2022 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अलविदा कह करके राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहला झटका था। नीतीश कुमार उनके घटक दलों में सबसे बड़े घटक थे और उन्होंने जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी से समझौता, भारतीय जनता पार्टी से के साथ नीतीश कुमार ने जितनी मजबूती में 2014-2019 में चुनाव लड़ा था, उसके बूते नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने 40 में से 39 सीटें हासिल की थी। लेकिन वही जब 2020 में चुनाव होता है बिहार विधानसभा का और राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिलती है लेकिन वो सरकार नहीं बना पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिल करके सरकार बनाते हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन 2022 आते आते वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार की नींव खोदने का काम या उनकी नींव में मट्ठा डालने का काम करते हैं। नीतीश कुमार के विधायकों को खरीद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते थे बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार ने भांप लिया। नीतीश कुमार के विधायकों ने जब बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने के लिए, तब नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए और उन्होंने रातों रात बीजेपी से गठबंधन को तोड़ दिया, एनडीए से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके सरकार बना लिया। यह पहला झटका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दूसरा झटका लगा, वो भी, उसमें भी नीतीश कुमार का ही हाथ था। दूसरा झटका था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में नीतीश कुमार का जितना बड़ा योगदान है, शायद इंडिया के घटक दलों में उतना किसी भी छत्रप का योगदान नहीं होगा। यहाँ तक कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का भी उतना बड़ा योगदान नहीं था जितना बड़ा योगदान इंडिया को खड़ा करने में नीतीश कुमार का था। ममता बनर्जी और कांग्रेस में 36 के संबंध थे। इसी तरह से केजरीवाल और कांग्रेस में 36 के आंकड़े थे। एक दूसरे में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दूसरे, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की नींव खोद करके मट्ठा डालने का काम करते थे और दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करती थी। लेकिन नीतीश कुमार के
सामंजस्य स्थापित करने से अरविंद केजरीवाल भी आ गए और सामंजस्य स्थापित कर दिया उन्होंने, और वो घटक दल में शामिल हो गए, इंडिया में शामिल हो गए। इसी तरह से ममता बनर्जी जो कांग्रेस से रूठी बैठी हुई थी अरसे से, उनको भी समझाने बुझाने का काम किया नीतीश कुमार। इसी तरह से कई घटक दलों को लाने का काम नीतीश कुमार ने किया, और जब इंडिया गठबंधन बन करके खड़ा हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए यह गठबंधन आमादा हो गया। दूसरा झटका ये था। और तीसरा झटका उन्हें तब लगा जब महिला आरक्षण बिल लेकर के नई संसद भवन में आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि महिलाओं का, आधी दुनिया की महिलाएं जो कही जाती हैं, उनका एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए उन्हें महिला आरक्षण का 33% का संसद में और विधानसभाओं में सदस्यता देने के लिए, तमाम सीटों पर 33% आरक्षण देने के लिए बातें कह करके महिलाओं को लॉलीपॉप थमाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उसको फुस कर दिया राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात को कह करके। यह तीसरा और बड़ा झटका था। इसी तरह से राहुल गांधी न सिर्फ महिलाओं को आरक्षण ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिलाने की बात कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कमर कस लिया है, उन्होंने तो ललकार करके कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि तुम अगर ओबीसी जनगणना नहीं कराओगे, तुम अगर राष्ट्र की मुख्य धारा में ओबीसी को नहीं लाओगे, तो यह काम हम करेंगे। जब इंडिया की सरकार बनेगी तब पूरे देश में नए सिरे से जनगणना कराई जाएगी और उसमें सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर जनगणना होगी और ओबीसी की असली जनसंख्या मालूम होगी कि कितने प्रतिशत लोग ओबीसी के हैं इस देश में और उनकी माली हालत कैसी है, उनकी शैक्षिक स्थिति कैसी है। तो इस तीर से राहुल गांधी ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को घायल किया है, बल्कि आरएसएस के बड़े एजेंडे पर, आरएसएस जो समानता का विरोध करती है, समरसता चाहती है लेकिन समानता का विरोध करती है, उस समानता के विरोध को भी राहुल गांधी ने निशाने पर लिया और एक तीर से दो निशाने किया। तो यह तीसरा झटका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को। सिर्फ 3 ही 4 ही झटके नहीं, बहुत से झटके मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को, और एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी, आईटी के बारे में जो तल्ख टिप्पणी की है, इसे भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज ने ईडी के मामले को लेकर के, संजय सिंह के मामले को लेकर के और मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर के न्यायपालिका में लताड़ा है इन्हें, और इन्हें लताड़ने का मतलब, इनके वकीलों को लताड़ने का मतलब यही होता है कि प्रधानमंत्री और एनडीए को लताड़ा जा रहा है। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आ गए हैं और जिस धड़ल्ले से सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करते थे उसमें अब कमी आएगी, निश्चित है। इसके अलावा जो राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए। राहुल गांधी ने जब 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर तक पदयात्रा की थी, तो उस दौरान राहुल गांधी का कद जितना बढ़ा है, उसके कोई आंकड़े तो नहीं पेश किए जा सकते हैं, आंकड़े बनाए भी नहीं जा सकते, लेकिन उससे जो प्रतिध्वनि निकल रही है, उससे जो राहुल गांधी की शख्सियत में जननायक का रूप देखने को मिल रहा है, उससे भी एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी का कद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के समकक्ष हो गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इसी तरह से घटता रहा और राहुल गांधी का कद अगले 6 महीनों में बढ़ता रहा,
तो हमें लगता है कि इंडिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कांग्रेस अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देगी और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने में सक्षम होगी। तो जिस तरह से अडानी कांड पर लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, जिस तरह से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने और इस देश की सरकारी कंपनियों को अडानी अंबानी के हवाले करने, कौड़ी के मोल बेचने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, इसका भी बखूबी खुलासा किया है राहुल गांधी ने। जनता के बीच में उनका संदेश बहुत तेजी से जा रहा है और खास करके ओबीसी का प्रश्न जो राहुल गांधी ने खड़ा किया है, यह प्रश्न मील का पत्थर बन जाएगा इंडिया को जिताने के लिए। और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अंदरूनी घमासान मचा है, जितने भी राजवंश हुए हैं आज़ादी के पहले और उनका पतन हुआ है, उन राजवंशों में सबसे बड़ा कारण रहा है आपस में लड़ाई, आपस में घमासान, एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे के खिलाफ टांग खिंचाई करना। आज भारतीय जनता पार्टी उस मुहाने पर खड़ी है। कहां पर, किस राज्य में, कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान न छिड़ा हो? अभी कल की बात है, कल का मतलब कि 7 सितंबर की बात है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा और जनता के बीच जाकर के कहा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जब जनता से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो एक तरह से उन्होंने अपना विकल्प पेश कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही नहीं हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार अकेले नहीं हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनसे दुश्मनी का भाव, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो कि 18 सालों से राज्य को संभाले हुए हैं, अगर उसे नज़रअंदाज करके प्रधानमंत्री चाहेंगे कि वो मध्य प्रदेश को जीत लें, तो यह नामुमकिन है, असंभव है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि क्या आप हमें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जनता ने कहा हाँ। दोनों हाथ उठा करके मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई नजर आई। तो जो पार्टी का इसी तरह से वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान में है, उनका भी कद घटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौना कर दिया है और वो आहत हैं, आज से नहीं कई सालों से। वह भी खफा हैं, लेकिन उन्हें मनाने का काम अभी अमित शाह ने किया था। अब वो मनाने का काम कितना कारगर साबित होगा चुनाव में जीत के लिए, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिसात पर जो चाल चलते हैं उसी से उन्हें टक्कर मिलती है। वो चाहे नीतीश कुमार ने टक्कर दिया हो, वो चाहे अरविंद केजरीवाल टक्कर देने जा रहे हैं, वो चाहे उनकी पार्टी के नेता ही, उनके छत्रप ही क्यों ना हो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बगावत हो रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों की अवहेलना हो रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, दलितों को मैला खिला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि दलितों और आदिवासियों का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकेगा? भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार हो गया था, उसे लगा था कि अब हम सत्ता से कभी दूर नहीं जाएंगे। इसकी बानगी भी पेश कर दिया था अमित शाह ने भी और जेपी नड्डा ने भी। अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि अगले 50 साल तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस जैसे विपक्ष की या अन्य विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से नड्डा ने बिहार में कहा था कि विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 50 साल तक राज करेंगे, कोई भी उन्हें डिगा नहीं सकता, कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता। तो ये अहंकार ही उनका बोल रहा था। और जो पार्टी अहंकारी हो गई हो, जिस पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा हो और जो पार्टी अपने कुकर्मों के चलते अपने घटक दलों से अलग हुई है या उसके घटक दल ही उसे छोड़ करके चले गए हैं, सिर्फ नीतीश कुमार अकेले ही नहीं गए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने भी बाय बाय बोला। मुख्यमंत्री बनने के पहले अकाली दल भी अलग हुआ और अभी अभी सनातन धर्म को लेकर के AIADMK ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA से पल्ला झाड़ लिया है, इससे यही लगता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी इनके और भी घटक दल, NDA के घटक दल और टूटेंगे और हो सकता है कि वो घटक दल टूट करके इंडिया में शामिल हैं। इंडिया बहुत मजबूत हो चुका है और अब लग रहा है कि मायावती भी इंडिया में शामिल होगी। अगर मायावती इंडिया में शामिल हो गई तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं है। जिस तरह से OBC का ध्रुवीकरण किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, जिस तरह से OBC वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इससे नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत मिलेगा और 80 में से 72 सीटें, 80 में से 62 सीटें उन्हें मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अहंकार नहीं होता और वो नीतीश कुमार के साथ उन्हें गिराने और अपना मुख्यमंत्री बनाने का घिनौना खेल नहीं खेलते, तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हालत नहीं होती। जितनी छीड़काय, जितनी दुर्बल आज भारतीय जनता पार्टी हो गई है, दुनिया की नंबर 1 की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की आज ऐसी स्थिति है कि लोकसभा चुनाव की तो बात दूर, राज्य के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उसे जीतने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी कभी 28-29 राज्यों में से 22-23 राज्यों पर कब्जा करके बैठी थी, लेकिन आज सिकुड़ करके 9-10 राज्यों तक रह गई है। बाकी जगहों पर विपक्ष, बाकी जगहों पर छत्रप शासन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कद घटता जा रहा है और राहुल गांधी और इंडिया का कद बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा भूकंप आया हुआ है और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे झटके लग रहे हैं उसे। और जो झटके लग रहे हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी बच पाएगी? क्या वो 2024 का चुनाव जीत पाएगी? हमें तो नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।